of you guys. Hope you are well. जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, जो क्वेश्चंस थे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को होल डिटेल हमने डिस्कस कर लिया। तो जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में मैंने जैसा ऑलरेडी आपसे बताया था कि हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई देरी करते हुए हम और सारे क्वेश्चंस अब आज देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कि क्या है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन और एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 3/3 का और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले तो हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो कोई एक x में एक इक्वेशन आएगी। सपोज करो अगर एक्स स्क्वायर, मान लो 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या सॉल्यूशन होगा? रूट्स मतलब क्या? मतलब इसको सॉल्व कर लें और x की जो वैल्यू आती है उसी को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो आपको पहले भी पता होगा कि रूट्स का इक्वेशन का क्या होता है। अगर मान लीजिए x प्लस 2 ही आता, 1 डिग्री इक्वेशन आ जाती, मतलब x की पावर अगर 1 में आता तो यहाँ पे इसका रूट्स क्या होता? x इज इक्वल टू -2। मतलब जो भी वैल्यू आती, जितने भी डिग्री में आती, उसको बराबर 0 करके जो हम लोग सॉल्व करते हैं और x की जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू x की आती है उसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। अब हो सकता है वो 3 डिग्री में भी पॉसिबल हो, एक्स क्यूब हो मान लो, और प्लस तुम्हारा हो गया 3x प्लस सपोज करो प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे? बस यहाँ पे अगर 3 डिग्री है तो 3 वैल्यूज आएंगी x की। तो जो भी वैल्यू आएंगी x की, मान लो तुम्हारी 3 वैल्यू आई, एक ये और एक कुछ ये मालूम नहीं, तो तीनों की तीनों वैल्यू क्या होंगी? वही होंगी रूट्स। क्या होंगे वो? रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे। तो बस यही पूछ रहा है हमसे। तो पहले हमारा काम क्या है कि पहले हमें जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट में जो भी x के बीच में रिलेशन आएगा उसको इक्वल टू 0 करके x की जो भी वैल्यू निकालेंगे वही रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा। तो पहला काम क्या है हमारा? पहले तो हमको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यू सॉल्व कैसे करना है? अब तो उसके लिए थोड़ा प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिया है तो थोड़ा भी स्मार्ट होना पड़ेगा। अब तो ये है नहीं कि बोलोगे 3/3 तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। अब प्रॉपर्टी किस लिए सीखा फिर भाई, अगर 3/3 से ही सॉल्व करना है तो? ठीक है, तो चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 में जोड़ देता हूँ। C1 के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1 के साथ में मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी देखो, अगर मैंने यहाँ ऐड किया x प्लस ए के साथ में b और c तो क्या आएगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अगला अगर a के साथ में मैंने x प्लस बी प्लस सी ऐड किया तो क्या आएगा? आएगा वही आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और अगर a के साथ में मैंने b और x प्लस सी को ऐड किया तो क्या आएगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्यों किया? ताकि कुछ कॉमन मिल जाए। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ कॉमन ढूंढो या तो जीरो बनाने की कोशिश करो। दो ही मोटिव होता है डिटर्मिनेंट सॉल्विंग में, प्रॉपर्टी वगैरह लगाने का। या तो कॉमन बनाओ कुछ, या तो मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करो एलिमेंट्स को। तो अभी तो जीरो बना नहीं पाओगे, कुछ जीरो तो दिख नहीं रहा है कुछ, है कि नहीं। यही दो बस पॉइंट होते हैं सॉल्विंग के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जो है मैं कॉमन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो तो अभी बाद में बना लूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या किया, इसमें परफॉर्म कर दिया, इस पे एक ऑपरेशन लगा दिया, C1 पर एक ऑपरेशन लगा डाला, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ दिया। तो मेरा आ गया ये सारा एलिमेंट कॉलम 1 का, और कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे, छेड़ेंगे नहीं उनको, जैसा बताया था मैंने पहले भी। तो ये और ये एज इट इज जैसा पहले थे, देखो वैसे के वैसे ही लिखा हूं, ठीक है। तो होप यहां तक कोई
समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। जैसे आया, बहुत बेसिक सा ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा बताओ, यहाँ से मैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा कॉलम वन में, यहाँ बचा वन 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 इसकी जगह, अगर मैंने कॉमन कर लिया तो। ठीक है, और यहाँ बचा b x प्लस बी और c x प्लस सी। अब तो जीरो बना सकते हैं ना, अब पूछो कैसे। अब बनाऊंगा जीरो बहुत सारा, ताकि जल्दी से एक्सपैंड कर सकूं। तो कैसे बनेगा जीरो, ये जो रो वन है इसमें से ये वाला घटा दो, R1 में से R1 माइनस R2 कर दो, तो मुझे एक जीरो मिल जाएगा इस जगह पे। और R2 के साथ क्या करता हूं, एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूं, ताकि दो दो जीरो बना ले जाऊं। R2 को R2 माइनस R3 लगा दो, मतलब रो टू में से इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले ये वाला सब्ट्रैक्ट, पहले तो तुम R1 को R1 माइनस R2 वाला परफॉर्म करो। तो वन में से वन गया, तो इसमें से मतलब रो वन में से तुमको ये वाला घटाना है। तो क्या आएगा ये देखो, तुमको बताता हूँ। वन में से वन गया तो क्या, जीरो जीरो। और बी में से एक्स प्लस बी गया तो क्या आएगा, बी माइनस एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो b से b कैंसल, बचा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिख दिया। और c में से c गया तो जीरो, सो जीरो आ गया। ठीक है, और मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। ये अब क्या, ये तो मेरा हो गया R1 का काम। मैंने कहा R2 पे, इस पे भी एक ऑपरेशन लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी एक और जीरो बना सकता हूँ, ये दोनों को घटा के, ये दोनों को घटा के एक और जीरो बना सकता हूँ। तो मैंने R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वन में से वन गया जीरो, यहाँ से यहाँ गया जीरो। ध्यान रखना एक ही बार में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और एक करने की प्रैक्टिस अब आपको भी आ जाएगी। ये नहीं कि पहले एक बार करके दिखाओ, फिर डिटरमिनेंट बनाओ, फिर एक बार करो। एक ही बार में दो कर लो यार, इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम्स में। तो वन में से वन गया, मान लो वन में से पहले तो तुमने जो लिखा ये तो था, अब मैं सिर्फ सेकंड रो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, वन में से वन गया तो कितना आएगा, सेकंड रो वाला पार्ट, सेकंड रो लिख रहा हूँ। ध्यान रखना फर्स्ट रो मैंने छोड़ दिया, तुमने ऑलरेडी लिख लिया है, जीरो माइनस एक्स जीरो। सेकंड रो में क्या आएगा, वन में से वन गया जीरो, तो जीरो आया। और x प्लस बी में से b गया तो क्या आएगा, x आएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेना भाई। और c में से x प्लस c गया तो क्या आएगा, करके दिखा देता हूँ, वैसे आप बता ही दोगे, माइनस एक्स ही आएगा। c में से x प्लस c गया तो c से c कैंसल, बचा माइनस एक्स। तो होप मैंने यही सही लिखा, यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो अगर ये लिखा है तो कोई समस्या तो होगी नहीं यहाँ तक, और अब नहीं है तो अब एक्सपैंड करना कितना आसान हो गया बताओ क्यों, क्योंकि दो जीरो आगे आपको एक रो में भी मिल रहा है और एक कॉलम में भी मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि, पूछोगे कि यार मैं किसके अलोंग एक्सपैंड करूं, इसके अलोंग एक्सपैंड करूं, क्यों, यहाँ भी दो जीरो दिख रहा है, या ये रो के अलोंग एक्सपैंड करूं, यहाँ पे भी दो जीरो मिल रहा है, ये और ये वाला। तो मैं तो कह रहा हूँ जहां से तुमको ठीक लगे वहां से कर लो। इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, या अगर इस रो के अलोंग एक्सपैंड करें, इस रो के अलोंग एक्सपैंड करें तो भी सेम आंसर आएगा। दिखाता हूँ, चलो पहले इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके दिखाता हूँ आपको, आत्मसंतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाए। ताकि ये देखो, मैं पहले इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो बस इसी के अलोंग एक्सपैंड करना है मुझे वन, बाकी तो कुछ करना नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर वन के अलोंग एक्सपैंड करना है। तो ये मैंने एक्सपैंड कर दिया, बचा क्या, सॉरी ये रहा, ये रहा। तो मेरा बचा वन, अंदर डिटरमिनेंट का पार्ट क्या बचा, बचा मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आएगा। क्यों, ये देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई, एक्स माइनस एक्स का माइनस एक्स से तो एक्स स्क्वायर, और माइनस ऑफ आएगा एक्स इंटू जीरो, तो जीरो आएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। तो ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो मैं इसको इसके अलावा भी एक्सपैंड करके सेम चीज आएगी, देख लो इससे, ताकि पता चल जाए तुमको किसी के भी अलावा एक्सपैंड करोगे तो कुछ नया नहीं हो जाता। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। अब देखो, ये अगर रो है मेरा, ये वाला रो, तो इस रो के अलाउंग एक्सपैंड करना है, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। तो ये दो तो जीरो है, तो इनके अलाउंग कोई एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों के अलाउंग एक्सपैंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बस इस माइनस एक्स के अलाउंग एक्सपैंड कर देंगे। और माइनस के ऊपर माइनस का साइन भी, तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स टाइम्स और जीरो इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया, जीरो, और माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू वन, देखो जीरो इंटू एक्स प्लस सी, और माइनस वन इंटू एक्स, तो माइनस वन इंटू एक्स क्या आया, माइनस एक्स आया। ठीक है, तो आपका ओवरऑल क्या आ गया, जीरो में से प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स,
और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो सेम चीज आई, चाहे जहां से एक्सपेंड करो, मेरे कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, तो ये था डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग, और सॉल्व करके मेरा फाइनली एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मेरे को रूट सी तो निकालने में देखो कितना मजाक हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ये रहा मेरा एक बाहर ये एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, और अंदर क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा कितने रूट्स आएंगे, तो कितना आसान है, एक तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी क्या, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0। ठीक है, तो कितने तुम्हारे एक रूट आ गया तुम्हारा माइनस ए प्लस बी प्लस सी और 0। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऑप्शनल में क्वेश्चन में तुमसे गलती करवा देता है। ठीक है, तुम टिक मार के देखो, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन बन जाता है, तुम टिक मार के क्या होगी, देखो देखो ये है माइनस ऑफ, मानो तुम्हारा एक ऑप्शन ये बन गया माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आया, और कॉमा 0। अब तुम्हारा नीचे एक ऑप्शन दिया है, मान लो कुछ भी फला फला, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मान लो तुमको ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, और अगला क्या आया, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और मैं थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं, मान तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है ए कॉमा बी, और मैं लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं फोर्थ ऑप्शन माइनस ऑफ ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी कॉमा 0 कॉमा 0। क्या टिक मार के आओगे, तुम सोचोगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा 0 आया तो ऑप्शन कट गया, और ए कॉमा बी ये तो कोई दूर दराज की बात नहीं है, बोलोगे यही टिक कर देते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी और कॉमा 0 है, लेकिन ये गलत है, ये जो आया गलत लिखे हो तुमने। क्यों, बताओ, बताता हूँ क्या कॉमन मिस्टेक। आंसर सही होगा ये माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमा 0, और ये गलती बहुत बार होती है, ब्लंडर मिस्टेक है ये, इसको नोट डाउन कर लो, बता देता हूँ क्यों, जल्दबाजी में ऑप्शंस में क्लिक होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ लिखने का सही प्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे आपका आया एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, तो ये क्या है, देखा जाए तो 2 डिग्री इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स होने चाहिए ना, और x बराबर आपने 0 निकाला, तो ये 2 रूट जो दोनों होंगे, दोनों के दोनों 0 ही होंगे। वो पता होगा कि इसको लिखने का तरीका ये होता है कि x के जो दोनों रूट हैं वो 0 हैं, मतलब इसके 2 रूट्स आते, तो x की 2 वैल्यू आती है 0 तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 डिग्री इक्वेशन है पूरा ओवरऑल। ठीक है, और आपने जो रूट्स लिखे वो कितने लिखे, ये सिर्फ 2 ही रूट्स लिखे, तो 3 डिग्री इक्वेशन के 2 रूट्स ये कैसे पॉसिबल हैं, तो ये गलत हो गया। क्यों, आपने ये रूट, ये यहाँ पे एक चीज भूल गए कि एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो उसके दोनों रूट सेम आए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा इसको कि एक्स स्क्वायर के जो दोनों रूट है वो सेम है, इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट। जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो ये केस क्लियर हो जाएगा आपका कि ये सब क्या होता है, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि गलत नहीं लिखना है, कि अगर आपका कहीं आ गया, मान लो सपोज करो एक्स क्यूब बराबर 0 आ गया, तो आप ये सिर्फ ना लिखो कि इसकी वैल्यू x बराबर 0 है, ये गलत है, ऑप्शंस में गलत करवा देगा। ठीक है, यहाँ पर जो छोटी एग्जाम्स होती है वहां पे ये चीज समझ लो कि इसके जो आंसर होते हैं वो 0,0,0। ठीक है, तो इसके आपका सही रिप्रेजेंटेशन यही है कि इसके 3 रूट्स और तीनों की वैल्यू 0,0,0 है। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखो, जैसे x की पावर 4 बराबर 0 आया तो उसका सॉल्यूशन आएगा x बराबर 0,0,0,0। ठीक है, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन ही करवाया था कि ये जो है मिस्टेक पहचान सको भाई, मिस्टेक्स होती कैसे है, एग्जाम से मिस्टेक्स करवाते कैसे हैं, वो इसीलिए तो बैठे रहते हैं, आता तो सबको क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन गलत क्यों होता है लोगों से, इसीलिए गलत होता है, बेसिक्स चीजें पकड़ना भूल जाते हैं, तो बेसिक चीजें जो हम लोग वही क्लियर करने पे ही जोर करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर सही से रूट्स कितने आएंगे, एक तो तुम्हारा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा 0 और तीसरा भी 0, ये रखना रूट्स, ये आपका आंसर। ठीक है, तो फाइनली इसके 3 रूट्स आएंगे। अब अगर एग्जाम में सिर्फ यही दिया माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा 0, तो वही टिक मारो, लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है तो जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है,
जो भी तुम्हारी जो तुम्हारा पॉलिनोमियल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ये 3 रूट्स आंसर होंगे, तो प्रॉपरली ये 3 आंसर होंगे, ठीक है। ओके, ये चीज ध्यान रखने लायक है। ओके, अगर एग्जाम में सिर्फ यही दो मेंशन किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तो यही दो रूट समझ लो कि इसको रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखा है, उसने एक ही लिखा है। लेकिन अगर उसने कहीं 3 ऑप्शन दिए तो मैंने कहा क्या, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है, यही आंसर होगा, वहां आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है भाई, बेसिक्स क्लियर रखो, कहीं कौन कैसे कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो चलो क्वेश्चन कराता हूँ फिर से। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहां पे ये जो सीवी वगैरह है ना, जो सी कॉफिशिएंट एनसीआर वगैरह, तो इसका मैं एग्जांपल कराऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लो, मैंने बताया था कि एनसीआर की वैल्यू होती क्या है। एनसीआर जैसे मैंने क्या आपको एग्जांपल में फैक्टोरियल का बताया था, तो फैक्टोरियल का नॉलेज होगा थोड़ा मोड़ा, बस यहाँ बता दे रहा हूँ एनसीआर की वैल्यू क्या होती है। वो होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी सिर्फ इतना जान लो, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा बाइनोमियल थ्योरम में, इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी। ओके, और एक फॉर्मूला जान लो, क्यू एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 अगर है तो ये आता है एन प्लस 1 सी आर, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वरना पूरा का पूरा टॉपिक ही सेपरेट। अभी समझ लो ये डिटरमिनेंट में क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे इन्वॉल्व होता है, ये देखना है हमको। और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को अगर मैंने ढंग का नहीं लिया तो सीखोगे क्या भाई, सरल सरल क्वेश्चन कराना ही इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो अभी देखो बस, ये देखो बस 2 ही फॉर्मूले में तुम्हारा काम करवा दूंगा, तो अभी जब इसको पढ़ोगे आगे तो ये चीज अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि कैसे होता है। तो ये होता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। यहाँ पर एन तुम्हारा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और आर भी तुम्हारा सेम होता है वही, ठीक है, पॉजिटिव। और हमेशा एन या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होता है आर के, ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये सब जो चीजें अभी मैं आगे तुमको समझाऊंगा, अभी बेसिकली सिर्फ इतना ही जान लेना काफी है कि जो फॉर्मूला है ये एनसीआर क्या होता है, और एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर होता है। ये फॉर्मूले पे देखो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं डिटरमिनेंट का अथा बेसिक क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना थोड़ा, यहाँ पे एक एडिटिंग है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिख लो कि अब देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कह रहा है एम की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए डिटरमिनेंट जो है क्या है, 10c4 10c5 11cm है, 11c6 11c7 12c ऑफ m प्लस 2 12c8 12c9 13cm प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये है इसकी वैल्यू, मतलब m की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने क्या बोला, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। तुम ऐसा चेक करो क्या यहाँ ऐसा कोई फॉर्म मिल रहा है डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम, बिल्कुल मिल रहा है। देखो कैसे, अगर 10c4 और 10c5 को देखो, 10c4 और 10c5, 10c4 और 10c5 को देखो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको कंपैरिजन करना है इन दोनों भाइयों से, एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 से। तो एन की जगह क्या दिख रहा है, 10 10 दिख रहा है, ओके बोलो ठीक है। और ये देखो अगला टर्म में क्या, अगर यहाँ आर है तो अगला वाला उससे बस एक कम है। तो अगर यहाँ देखो ये आर 5 है तो अगला टर्म 4 उससे कम है कि नहीं है। तो फॉर्म देखो बन रहा है ना, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, मतलब अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या इक्वल हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगा दो n प्लस 1। n प्लस 1 क्या है, n यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 मतलब यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे 10 है, 10 है ना, तो n प्लस 1 क्या हुआ, 11 हुआ, ठीक है, 11 हुआ और c हुआ। और साथ में r की वैल्यू क्या आई, r की वैल्यू क्या आएगी, r की जगह क्या है, देखो r की जगह 5 है, देखो क्यों, क्योंकि पहले r है फिर r माइनस 1, तो r में से एक कम हुआ तो 5 था, तो 5 से ये 4 हुआ, तो r की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 11c 5 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों को जोड़ दें, ठीक है, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो, और मतलब अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो फॉर्मूला बन रहा है, देखो सेम इसी तरह से इसमें भी देखो 11c6 11c7, इस बार बस n की वैल्यू क्या है, 11 है, और r की वैल्यू क्या है,
7 है, क्योंकि 7 में से एक कम हो गया 6। इस बार सेम फॉर्मूला फिर लगेगा, तो इस बार अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, 11c ऑफ, देखो c6, ठीक है, प्लस 11c7, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ। इस बार n तुम्हारा 11 है, तो n प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12। 12c ऑफ r की वैल्यू कितनी है, नीचे देखो r माइनस 1, तो ये 7 है, तो ये 6 है, तो मतलब r माइनस 1 तो ये है, तो यही r है हमारा, मतलब जो ज्यादा वाला होता है वही r होता है, तो ये कितना है, 7 है, ठीक है, ये 7 हो गया। ये मेरे को लगता है होप, और मैं जो अगर मैं थर्ड कॉलम जोड़ू तो देखो 12c8 और 12c9 सब बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको चेक करके। फाइनली अभी मैं देखो कैसे लिखता हूँ लास्ट में, ये देखो ये लिखा भी हूँ यहाँ पे 12c8 12c9। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर 12c8 में तुमने 12c9 जोड़ा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें भी देख लो, ये तुम्हारा NCR, ये तुम्हारा NCR माइनस 1, तो n की जगह कितना है 12, तो इधर कितना आ जाएगा n प्लस 1, तो 12 प्लस 1 13, और C और NCR माइनस 1, चूंकि ये 8 है तो ये R माइनस 1 वाला टर्म है, ये है R 9, तो 13C 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन सबको ऐड करने पे ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला अभी नोट कर लो, आगे इसको कम से कम 50 बार लगवाऊंगा बाइनोमियल में, दिमाग में छप जाएगा, समझ लो आपके। अभी समय सिर्फ देखना है कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है बस, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चन भी करना, डिटरमिनेंट पूछे जाते हैं, ठीक है, सरल क्वेश्चन करने से ही नहीं होता है, ठीक सब कुछ। तो जैसे ये 10c4 10c5 11cm 11c6 11c7 12cm2 और 12c8 12c9 13cm4, तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, c2 पे c2 प्लस c1 अप्लाई कर दिया, या फिर तुम c1 से c1 प्लस c2 भी अप्लाई कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी भाई, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। इससे करके तुम देखना, और मैंने ये वाला किया है, मैंने ये वाला करवाया है, ठीक है, मैंने लिखा भी फॉर्मूला, देखो एक बार फॉर्मूला लिख भी दिया है इसीलिए तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या बोला, इसको तो सेम का सेम रखूंगा, और मैंने इसकी जगह क्या, जब इसमें ये जुड़ेगा तो क्या लिखा मैंने, देखो इसमें ये जोड़ा तो क्या 11c5, तो देखो ये जब जुड़ा, पहले लिख के भी दिखाया हूँ कि 10c5 प्लस 10c4, अगला 11c7 प्लस 11c6 12c8 प्लस 12c9, तो 12c8 प्लस 12c9, ये आया तुम्हारा, ये तो तुम्हारा वही है 11cm 12cm प्लस 2 13cm प्लस 4, ओके। तो अब देखो कैसे होगा, अब ये हो गया तुम्हारा NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसका आंसर हमने ऊपर ऑलरेडी निकाला, कैसे आया, 10c4 प्लस 10c5 इज इक्वल टू 11c5, ये हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। तो इसी तरह से मैंने सबकी वैल्यू जो भी तुमने ऊपर निकाली है वो लिख दी, देख लो तुमने निकाली है 11c5 12c7 13c9, 11c5 12c7 13c9, ठीक है, 11c5 12c7 13c9, इसकी जगह लिख दिया, बाकी सब एज इट इज हैं। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ कॉमन, सॉरी ये देखो यहाँ पे चीज लिखना भूल गए, देखो थर्ड कॉलम मिस्टेकली क्या लिख दिया, यहाँ लिखो आप थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में ये चीज लिखनी थी, ठीक है, तो ये चीज कब लिखोगे, नहीं नहीं ठीक ही है, अगर इसको मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि स्टेप पढ़ा के मैंने शॉर्ट मार दिया है स्टेप, ये 10c4 है, ये 11c6 है, ठीक है, ये आपका 12c8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, और ये तुम्हारा 11c5 और ये तुम्हारा 12c7, नेक्स्ट 13c9, ठीक, ये तुम्हारा 11cm, ये है आपका 12c 12cm प्लस 2, और ये तुम्हारा 13cm प्लस 4, और मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो निकालना है, जीरो के बराबर लाना है किसी भी तरीके से, मतलब m की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि जीरो आ जाए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो बराबर हो जाते हैं, तो आपको पता है खुद ही प्रॉपर्टी कि उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ अगर C2 और C3 अगर बराबर करने हैं, तो एक चीज तो मुझे कॉमन दिख रही है यार, 11 11, ये ऊपर वाला तो कॉमन दिख रहा है C के। देखो अब एक चीज और तुमको पढ़ाता हूँ, अगर NCR इज इक्वल टू NPQ होता है, NCQ, ठीक है,
तो सी का मतलब कुछ नहीं होता, सी को तो मैंने बोला ये कोई सी नहीं होता। तो एनसीआर इज इक्वल टू अगर एनसी क्यूब होता है तो एन एन तो आपका सेम है, तो बस दूसरी दोनों अगर पूरी वैल्यू बराबर करनी है तो आर बराबर क्यू आता है। ये भी फॉर्मूला नोट डाउन करे रखो। अब बहुत आसान देखने में लग रहा है, नोट डाउन क्या ही करना है कि अगर एनसीआर बराबर एनसी क्यू है तो अगर एन एन तो बराबर ही है ऊपर वाले पार्ट सी के जो ऑपरेटर के, और जो आर वाला पार्ट आर और क्यू वाला ये भी सेम हो जाएगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू सेम हो जाएगी, तो आर बराबर क्यू हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ 11C5 और 11CM अगर सेम हो तो क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए होना चाहिए m की वैल्यू 5 हो जाए। अब देखो भी और भी वैल्यू कैसे ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। देखो अगर 12C7 मैंने क्या बोला, m बराबर 5 रखते जाओ, तो अगर यहाँ रखोगे 12CM+2 तो क्या हो जाएगा ये 5+2, तो 12C7, तो देखो अपने आप 12C7 के बराबर आया। और यहाँ पे भी मैंने क्या कहा 5 ही रखने को सब जगह, मैंने क्या कहा 5 अगर m पूरे पूरे कॉलम में रख देते हो, पूरे के पूरे कॉलम में, तो ये 13C 5+4 तो 13C9 और 13C9 तो सेम ये भी आ गया और ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब पूरा का पूरा कॉलम ही सेम हो गया। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सारे सेम, तो पूरा का पूरा कॉलम सेम, तो वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। कब आई, कब आई भाई, एक मिनट, कब आई? जब आपने m बराबर 5 पुट किया। ओके, जब आपने m बराबर 5 पुट किया, 1 मिनट, जब आपने m बराबर 5 पुट किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया m बराबर 5, जिसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 पूछ रहे थे। ये था क्वेश्चन का आंसर। देखो पूछा था इन्होंने कि m की किस वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो मैंने बोल दिया m बराबर 5 पुट कर दो। और 5 पुट करने पे फाइनली क्या होगा, जब यहाँ m 5 पुट करूंगा सब जगह, तो ये देखो ये आ गया 11C5, ये आ गया 12C7, ये आ गया 13C9, और सेम चीज कॉलम 2 भी है, ये कॉलम 3 भी है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर हो गए, तो वैल्यू 0 आ गई, खत्म। और 0 कब आई, जब m बराबर 5 था, तो m बराबर 5 यही है इसका आंसर हो गया कि m बराबर 5 के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। बस यही था इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका। सो हो जो क्वेश्चन था थोड़ा दिमाग में घुसा होगा, थोड़ा तो आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं है, पैनिक मत करो, क्योंकि जब बाइनोमियल और बाइनोमियल के क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे लिए जाएंगे, उस तरह का क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा जब एक बार बाइनोमियल का कोएफिशिएंट्स की नॉलेज हो जाएगी ठीक ठाक। तो ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी डील नहीं है। भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि एनसीआर और जो थोड़ा तुम्हारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो पार्ट है इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, अभी तो डिटरमिनेंट ही पढ़ा रहे हैं। तो जब एनसीआर और ये सब जो जो भी तुम्हारे बाइनोमियल के कोएफिशिएंट या जो भी वगैरह हैं इन सब के साथ फैमिलियर जब तुम हो जाओगे तो कोई भी तरह का क्वेश्चन हो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट बी पैनिक फॉर दैट। अभी आगे मैं बताऊंगा सब चीज़ें, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे जब बाइनोमियल पे बनेंगे तो डिस्कस हो जाएंगे सब चीज़ें डिटेल में। ठीक है, टेंशन मत लो उसके लिए। तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ अभी। अब देखो लॉग का क्वेश्चन है। लॉग का क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देखो इसमें कैसे कॉलम लेने का स्टाइल सिखा रहा हूँ, नहीं सॉरी, इसमें कॉमन लेने का स्टाइल सिखाऊंगा कि कैसे कॉलम और रो से कॉमन करते हैं, ताकि थोड़ा जो कॉमन लेने का तरीका आपको और क्लियर हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो पहला तुम्हारा रो है वो है log x अपॉन log x, दूसरा रो है तुम्हारा log y अपॉन log x, ठीक है, तीसरा है तुम्हारा log z अपॉन log x, और इसमें क्या है log x अपॉन log y, ये log y अपॉन log y, log z अपॉन log z, log x अपॉन log z, log y अपॉन log z, और थर्ड वन इज log z अपॉन log z। बोला इसकी वैल्यू निकालो, तो बहुत आसान है। क्यों, क्या करो आप, जो फर्स्ट रो है वहां से 1 अपॉन log x कॉमन कर लो, कितना 1 अपॉन log x, ठीक है 1 अपॉन log x। अब अगला देखो, रो 2 से क्या करो 1 अपॉन log y कॉमन कर लो, 1 अपॉन log y, सॉरी log ऑफ y कॉमन कर लो, ठीक है। और थर्ड रो से क्या कॉमन करो 1 अपॉन log z, 1 अपॉन log z कॉमन कर लो, बहुत आसान है। अब देखो पहले रो में क्या बचेगा, पहले रो में जब तुमने पहले रो में आपने क्या किया, सॉरी पहले रो में आपने 1 अपॉन log x कॉमन कर लिया, तो सिर्फ ऊपर वाले
न्यूमरेटर वाले पार्ट बचेंगे, log x log y log z। तो और इसमें भी इसी तरह से क्या बचेगा, log y वाला अगर पार्ट कॉमन किया तो log x log y log z, और थर्ड में भी log x log y log z बचेगा। मैंने वही लिखा है, देखो नीचे ये बचा log x log y log z, log x log y log z, log x log y log z। तो मैं तो कह रहा हूँ कॉमन ही मत करो, तो मैंने दिखाने के लिए किया है। यहाँ पे आप क्या बोल दो, दो रो या तीनों के तीनों रो सेम है, तो वैल्यू 0, खत्म, बिना देखे वैल्यू 0। ये सब कुछ कॉमन करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आपकी 0, ठीक है। R1 बराबर R2 बराबर R3, दो ही रो मिल जाती तो काफी रहती, लेकिन यहाँ तो तीनों रो बराबर हो गई, तो वैल्यू 0, ठीक है। तो ये था बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अथा बेसिक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट था समझने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो होप जो ये पार्ट था ये थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और आज के दिन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ अच्छा नहीं है, भी बहुत सरल है। पूछ रहा है साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और अंदर दिया कॉस लैम्डा प्लस एक्स, साइन वाई, कॉस लैम्डा प्लस वाई, साइन जेड, कॉस लैम्डा प्लस जेड। तो बहुत बेसिक है, बता रहा हूँ क्यों। देखो इसको दो तरीके से करूंगा, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है तो कैसे करना, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से करो कि अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या करो, कॉस ए प्लस बी है। देखो इसमें फॉर्मूला क्या, अभी कुछ सूझ तो नहीं रहा है, तो सूझ नहीं रहा है कि क्या कॉमन होगा, क्या कैसे जीरो बनाएंगे, तो कुछ मत करो, पहले इन तीनों भाई लोगों को ओपन कर दो, जो भी तीन लोग हैं। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी को ओपन करने पे क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी टाइप का है तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन। मुझे लगता है ओ ये फॉर्मूले तो आपको रेडी होंगे। अगर ये भी रेडी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का वेट करो, बता दूंगा। वैसे होप सबको पता होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अगर ये सब फॉर्मूले बेसिक से अब ये आप देख सकते हो, अगर नहीं रेफर किए हो तो देख लो, अथा बेसिक फॉर्मूले हैं, और आगे एक बार डिस्कस होगा, ट्रिग्नोमेट्री में वापस डिस्कस होगा, ठीक है। तो उसके लिए पैनिक मत करो। तो cos a माइनस बी, ये चार फॉर्मूले होते हैं, ये चारों फॉर्मूले बहुत आसान होते हैं। तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो बस a और b की जगह लैम्डा और x है, तो रख दोगे तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा cos x cos लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन x, और इसी तरह से अगले का ये एक्सपेंशन, अगले का ये एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशन। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेक वाली प्रॉपर्टी लगा दो। कैसे, ये तुम्हारा दो एलिमेंट का सम है, ये भी दो एलिमेंट का सम है, ये भी दो एलिमेंट का सम है, तो मैंने इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये वाला और ये वाला, ये रहा। फिर एक बार तुम्हारा ये वाला और ये वाला पार्ट माइनस करके, तो ये वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है, माइनस लिख के, ओके। सो होप जो ये पार्ट था यहाँ तक समझ में आया। तो देखो मूव कैसे करता हूँ आगे क्वेश्चन पे। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से क्या करो तुम, ये देखो बहुत सिंपल दिख रहा होगा, कॉस लैम्डा कर लो कॉमन इसमें से, और इसमें से कर लो साइन लैम्डा कॉमन। तो इसमें से अगर कॉस लैम्डा कॉमन करोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, ये देखो कॉस लैम्डा कॉमन किया तो ये तो तुम्हारा सेम का सेम रहेगा, ये सेम का सेम रहेगा, और यहाँ बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, ठीक है। तो बचा कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, और इस तरह से यहाँ साइन लैम्डा कॉमन करोगे तो बचेगा साइन लैम्डा साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, ओके। तो ये बहुत जो डिटरमिनेंट मैंने पढ़ा दिया बेसिक, तो अब सब फास्ट कर रहे होगे आप, मुझे लग रहा है ये सब चीजें दिक्कत नहीं कर रही होंगी। तो अगर एक बार आपका ये आ गया, आप देखो आंख बंद करके दिखेगा, ये कॉलम और ये कॉलम है सेम, वैल्यू क्या 0, और यहाँ पे सॉरी ये वाला हाँ कॉलम 2, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम दिख रहा है, तो ये भी वैल्यू 0। तो 0 माइनस 0 या 0 प्लस 0, 0 0 आया ना, 0 बड़ा वाला 0, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब एक तरीका और लगा सकते हो, ये तो था आपका जो बेसिक तरीके से। अब कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी देखो कैसे लगाते हैं इसको, थोड़ा लीनियर ट्रांसफॉर्म दोनों तरीके से ट्राई करो, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने क्या कहा था, ओपन करने पे तो यही आ रहा है, ओपन करने पे यही आ रहा है। अब मैं एक तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, देखो किस तरह का, कि मैं क्या करता हूँ C3 पे परफॉर्म करता हूँ C1 इंटू साइन लैम्डा माइनस C2 इंटू कॉस लैम्डा, मतलब C1 के साथ साइन लैम्डा मल्टीप्लाई करके और C2 के साथ
कॉस लैम्डा मल्टीप्लाई करके उसको माइनस के साथ में और इसको प्लस के साथ जोड़ दूंगा, तो देखो क्या होगा। तो C1 के साथ अगर तुम साइन लैम्डा क्या बोलते हैं, अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ये तुम्हारा C1 है, तुमने क्या बोला इसके साथ साइन लैम्डा करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन मैंने क्या बोला साइन लैम्डा, क्यों मैं बता रहा हूँ। और इसको क्या करोगे कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाले को कॉस लैम्डा C2 देखो क्योंकि ये C2 है और C2 के साथ कॉस लैम्डा किया है, तो अगर C2 के साथ कॉस लैम्डा किया है तो मैंने क्या बोला ये रहा तुम्हारा साइन एक्स, ये तो तुम्हारा सेम का सेम है, दोनों छिड़ेगा नहीं, ये दोनों वैसे का वैसे ही रहेगा, जो भी परफॉर्म होना है C3 पे, तो C3 के पहला टर्म तो मैं सेम लिख लूंगा, ये तो ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, ये तो तुम्हारा ऐसे का ऐसा ही आएगा, तो जो भी तुम्हारा कहाँ पे गया कॉस लैम्डा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन लैम्डा इंटू साइन एक्स, देखो ये वाला पार्ट तो सबका सेम आएगा, ठीक है, इतना पार्ट और इतना पार्ट ये तो सेम आया, ठीक है। अब उसके आगे वाला पार्ट देखो प्लस C1 इंटू साइन लैम्डा, तो मैंने क्या लिखा प्लस, अब C1 इंटू साइन लैम्डा क्या, पहले C1 देखो क्या है, तो C1 क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन लैम्डा, साइन एक्स इंटू साइन लैम्डा, और इसी तरह से इसमें साइन वाई इंटू साइन लैम्डा, तो प्लस साइन वाई इंटू साइन लैम्डा, और लास्ट वाले में प्लस साइन जेड इंटू साइन लैम्डा, तो प्लस साइन जेड इंटू साइन लैम्डा, ठीक है। ये रहा आपका ये वाला पार्ट, और उसके बाद मैंने क्या बोला माइनस C2 इंटू कॉस लैम्डा, तो माइनस C2 इंटू कॉस लैम्डा मतलब इस बार मुझे माइनस करना है, तो मैंने माइनस लिख दिया, पहले सब जगह माइनस लिख दो सब में, ठीक है। और अगला C2 इंटू कॉस लैम्डा, तो C2 की वैल्यू कितनी है cos x इंटू कॉस लैम्डा, इस वाले में cos x इंटू कॉस लैम्डा, इसमें cos y इंटू कॉस लैम्डा, cos z इंटू कॉस लैम्डा, तो देखो यही तो किया है cos x इंटू कॉस लैम्डा वाला पार्ट, इसमें cos y इंटू कॉस लैम्डा, इसमें cos z इंटू कॉस लैम्डा। और अब तुम देखो कॉमन क्या बना रहा हूँ, अब देखो मैंने ऐसा ऑपरेशन क्यों लगाया, अब तुम समझो मोटो ऑपरेशन लगाने का, इससे गया ये कट और इससे गया ये कट, ठीक है। इसी तरह से इससे गया ये कट, इससे गया ये कट, इसी तरह से ये सारे यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा कॉलम 3 वाला टर्म था, सॉरी ये जो तुम्हारा कॉलम 3 वाला जो भी पूरा टर्म था, ये पूरा 0 0 0 आ गया, ये ऊपर वाला भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये थर्ड टर्म 0 0 0 आ गया, और 0 0 0 आ गया अगर किसी भी का एक कॉलम या एक रो अगर तुमने 0 कर दिया, किसी का भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 आ गया है, ठीक है, मैंने क्या बताया था वो डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये भी प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, तो बस ये 0 हो गया। तुम सोचो कि इस तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में आएगा कैसे कि यही लगाना है, तो देखो मैं दिखाता हूँ, ऑब्जर्व करा कि कैसे दिखता है ये लगाना है, ठीक है। तो आदमी सोचता है कि भाई कैसे पता यही परफॉर्म करना है, सो हो उसको मैं बताता हूँ कि कैसे यही परफॉर्म करना है, ये पता चलेगा। तो अगर आपका यहाँ पे देखिए cos लैम्डा इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे सब खत्म करा के 0 सेट करना है, मतलब मैक्सिमम 0 बनाना, ये मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि मैक्सिमम 0 बनाते हैं डिटरमिनेंट देख के, ठीक है, मैक्सिमम 0। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ cos लैम्डा इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे cos x दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इसके साथ cos लैम्डा वाला पार्ट सेट कर दूं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, cos लैम्डा cos x तो आ जाएगा, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसको मैं माइनस के साथ सेट कर दूंगा, और इसी तरह से देखो यहाँ cos y है, इसे भी सिर्फ cos लैम्डा ही सेट करना है, इसको कैंसिल कराने के लिए cos y cos लैम्डा हो जाएगा, बस माइनस साइन के साथ सेट करना है। और इसी तरह से देखो तो इसमें cos z में cos लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, बस माइनस साइन के साथ सेट कर देना है, तो ये वाला पार्ट हो गया। और इसी तरह से अब ये देखो साइन लैम्डा साइन एक्स, तो ये माइनस के साथ पहले तैयार है, तो मैं अगर ऐसा कुछ परफॉर्म कराऊं ये साइन एक्स के साथ अगर सिर्फ साइन लैम्डा लगा के जोड़ दूं, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, ये आ जाएगा साइन लैम्डा इंटू साइन एक्स, तो साइन लैम्डा इंटू साइन एक्स प्लस इस बार सिर्फ पॉजिटिव साइन रखना है, और इसी तरह से यहाँ साइन वाई साइन लैम्डा, तो यहाँ भी साइन लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई इंटू साइन लैम्डा यहाँ है प्लस साइन वाई साइन लैम्डा, और इसी तरह से माइनस साइन जेड साइन लैम्डा, तो यहाँ प्लस साइन जेड साइन लैम्डा कर देता हूँ, मतलब इस पूरे के पूरे कॉलम में मैंने साइन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, C1 में मैंने साइन लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और C2 में मैंने माइनस कॉस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या कॉस लैम्डा लिख के माइनस कर दिया, तो वही तो लिखा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो C1 के साथ साइन लैम्डा, ठीक है,
और C2 के साथ क्या किया, C2 के साथ कॉस लैम्डा, माइनस कॉस लैम्डा वाला पार्ट। तो ये देखा करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना कैसे है, दिमाग में कैसे आएगा कि ऐसे जीरो करना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से सेट करना है। ये कब आता है, मैक्सिमम प्रैक्टिस से, हर बार बोल रहा हूँ मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से, अदरवाइज नहीं आता, टफ क्वेश्चंस पे कमांड नहीं आती, ठीक है। सो होप कि प्रैक्टिस करते होगे भाई आप लोग, बिना प्रैक्टिस किए काम नहीं चलेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी ही करनी है किसी भी हालत में, ठीक है। तो होप जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर है ना, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, आज मैं यहीं पे स्टॉप दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, अभी और क्वेश्चंस लगवाएंगे, मोर क्वेश्चंस, ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे ताकि पूरे अच्छे से कमांड है उस पर, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट एक दो लेक्चर के बाद अगले कॉन्सेप्ट्स पर मूव करेंगे। तो जो अभी लेक्चर अगला रहेगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग पर रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ठीक है। सो होप जो आज का वीडियो है ये, इसमें जो था ये कॉन्सेप्ट्स जो भी थे, आपके जो क्वेश्चंस थे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट, ठीक है। और जो भी आपको अच्छा लगा है, सो अगर अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ज़रूर शेयर करो यार, ठीक है, तो अच्छा लगता है हमको भी। सो जो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके, धन्यवाद।